नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र आज का हमारा वीडियो आर्थिकी से रिलेटेड होगा। पिछले एक वर्ष की संपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। बड़ा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है भारत की जीडीपी का अनुमान। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत की जीडीपी के अनुमान लगाए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। सबसे पहले विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019 में 4.2%, 2020 में 3.2% और 2021 में 3.1% अनुमानित है। ओके। जबकि विश्व बैंक द्वारा वैश्विक विकास दर 2019 में 2.4%, 2020 में 5.2% और 2021 में 4.2% अनुमानित है। विश्व बैंक ने बताया है कि सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर 2019 में बांग्लादेश की हुई है। 8.2% पर ईयर की दर से इसकी जीडीपी में वृद्धि हुई है और ये पूरे विश्व में सबसे तेज है। ओके। दूसरी संस्था है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो उसके अनुसार भारत की वृद्धि दर 2020 में 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर 2020 में 4.9% रहने का अनुमान। ओके, चलिए। तीसरी संस्था है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2020। इसके अनुसार भारत की वृद्धि दर 2019 में 5%, 2020 में 4% और 2021 में 6.2% रहने का अनुमान है। ओके, चलिए अगली खबर देखते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी हुई है और इन 500 बड़ी कंपनियों में शीर्ष स्थान अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट को मिला है। भारत की बात करें तो भारत की इसमें 7 कंपनियां शामिल हैं। शीर्ष स्थान भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है और इन 500 कंपनियों में इसका स्थान 96 है, यानी 96वां स्थान है। दूसरे नंबर पर इंडियन ऑयल है, पूरी रैंकिंग में 151वां है। और तीसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस है और पूरी ऑल रैंकिंग में 190वां स्थान इसका है। ओके। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों की अलग रैंकिंग जारी की गई है, छोटे राज्यों की अलग और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग अलग जारी की गई है। तो बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में टॉप पर गुजरात है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में टॉप पे गोवा है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर मणिपुर और नंबर 3 पर मेघालय है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर चंडीगढ़ है। ओके। फसलों के अग्रिम अनुमान को देखते हैं। देखिए, खाद्यान्न फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान और चौथा अग्रिम अनुमान दोनों आ गया है। देखिए, कुछ भी पूछ सकता है, आयोग का मन है, अगर वो चाहे तो तीसरा अग्रिम अनुमान भी पूछे, वो चाहे तो चौथा पूछे। तो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, यहीं पर एक ही में दोनों आपको करवा दे रहे हैं। खाद्यान्न फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान ये 15 मई 2020 को जारी हुए, जबकि चौथा जो अग्रिम अनुमान है वो 19 अगस्त 2020 को जारी हुआ। अगर हम बात करें तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 295.67 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं पर आप लोग कंपेयर करें चौथे अग्रिम अनुमान से तो चौथे अग्रिम अनुमान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 296.65 मिलियन टन, यानी थोड़ा सा अंतर है, 1 मिलियन टन का अंतर है। ये तीसरे में 295 था, चौथे में 296 है। ओके। चावल का उत्पादन तीसरे में 117.94 मिलियन टन है, जबकि चौथे में 118.43 मिलियन टन है। गेहूं का उत्पादन तीसरे अग्रिम अनुमान में 107.18 मिलियन टन है, जबकि चौथे में भी 107.59 मिलियन टन है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज का 47.54 मिलियन टन तीसरे अग्रिम अनुमान में उत्पादन है। दलहन का 23.01 मिलियन टन है, तिलहन का 33.50 मिलियन टन है और गन्ने का 358.14 मिलियन टन उत्पादन तीसरे में है। जबकि चौथे में गन्ने का, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, चौथे अग्रिम अनुमान में गन्ने का उत्पादन
355.7 मिलियन टन अनुमानित है, यानी तीसरे से चौथे में कमी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी तीसरे में 358 और चौथे में 355। ओके, चलिए बागवानी फसलों का दूसरा अग्रिम अनुमान देख लेते हैं। ये 2 जून 2020 को जारी किया गया। कुल बागवानी उत्पादन का अनुमान है 320.48 मिलियन टन। फलों का उत्पादन 99.07 मिलियन टन, सब्जी का 191.77 मिलियन टन और फूल का 3.1 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान इन दूसरे अग्रिम अनुमानों में लगाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखते हैं 2020-21। सबसे पहले खरीफ फसलों के देखते हैं। देखिए, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं, जिसमें धान के मूल्य में 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगर हम बात करें सबसे अधिक वृद्धि की, तो सबसे अधिक वृद्धि नाइजर सीड फसल में की गई है, लगभग 755 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। लेकिन अगर हम बात करें लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल किस अनाज पर मिलेगा या किस फसल पर मिलेगा, तो वो बाजरा पर मिलेगा, लगभग 83%। अब हम लोग एमएसपी देख लेते हैं खरीफ फसलों की, कुछ प्रमुख धान की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामान्य धान 1868 रुपये और ग्रेड ए का धान 1888 रुपये, इसमें 53 रुपये की वृद्धि हुई है। ओके, बाजरा 2150 रुपये, अरहर 6000 रुपये और ये सब रुपये प्रति क्विंटल है। ओके, नाइजर सीड 6695 रुपये प्रति क्विंटल, सबसे अधिक वृद्धि इसी में हुई है। मक्का 1850 रुपये प्रति क्विंटल, ये 2020-21 का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। रबी फसलों को भी देख लेते हैं। रबी फसलों में गेहूं में 85 रुपये की वृद्धि हुई है, कुल 1925 रुपये गेहूं का एमएसपी तय किया गया है। चना 4875 रुपये, जौ का 1525 रुपये। देखिए, गेहूं का नया एमएसपी भी आया है, लेकिन वो अभी सरकार ने हाल ही में बढ़ाया है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसी पहले वाले को ध्यान में रखें। हालांकि ये भी आने की संभावना कम ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका खरीफ फसल वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कुपोषित लोगों की रिपोर्ट को देखते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई 13 जुलाई 2020 को रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ की कमी हुई है। ओके, ये 2017 से 2019 के बीच की बात हो रही है। 2017 से 2019 के बीच में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ की कमी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। 2017-19 में 18.92 करोड़ कुपोषित भारत में रह गए हैं, जबकि 2004-06 में 24.94 करोड़ लोग कुपोषित थे। प्रतिशत की दृष्टि से कुल 14% 2017 से 19 में भारत में कुपोषित हैं, जबकि 2004-06 में 21.7% थे। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की समस्या 2012 में 47.8% थी, लेकिन अब 2019 में घटकर 34.7% हो गई है। 2019 में विश्व में कुपोषितों की संख्या 69 करोड़ है। ओके, ये कुपोषित से संबंधित रिपोर्ट हो गई। आगे बात करते हैं क्रय शक्ति यानी पीपीपी के आधार पर जीडीपी की अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट 23 जून 2020 को जारी की गई। पीपीपी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से पहले 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर यूएसए यानी अमेरिका है, और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2017 में वैश्विक जीडीपी में भारत की जीडीपी का योगदान 6.7% है पीपीपी के आधार पर, यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर। ओके, भारत का विदेशी ऋण के आंकड़ों को देखते हैं। 30 मार्च 2020 को ये रिपोर्ट जारी हुई है और ये दिसंबर 2019 तक की स्थिति पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण 563.9 अरब डॉलर है वर्तमान में, और इसमें पिछले की तुलना में 20.8 अरब डॉलर की वृद्धि यानी 1.2% की वृद्धि हुई है। ओके, विदेशी ऋण में अगर देखा जाए सर्वाधिक भाग तो किसका है? सबसे ज़्यादा विदेशी ऋण भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारों का है, लगभग 39.7%। इसके बाद एनआरआई जमाओं का है 23.6% और फिर अल्पकाल व्यापार ऋण का है 18.2%। ओके, अगर हम मुद्रा यानी मनी के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक भाग डॉलर का है, लगभग 51.6%।
उसके बाद रुपया 34.5% और फिर जापानी येन 5.3%। ये भारत का ऋण है मुद्रा के संदर्भ में। भारत का विदेशी ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 20.1% है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी मैं आंकड़े करवा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसी वीडियो को पढ़ लेंगे तो आर्थिकी के लगभग 95% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, ये विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह, इनर फ्लो और आउटफ्लो के संबंध में अंकटाड द्वारा 16 जून 2020 को ये रिपोर्ट जारी की गई। देखिए अंकटाड का जो आगामी 15वां सम्मेलन है 2020 में वो ब्रिजटाउन बारबाडोस में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में एफडीआई में वैश्विक अंतर प्रवाह में 13% की कमी हुई है, 13% की कमी हुई है, जबकि 2019 में इसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में 1540 अरब डॉलर एफडीआई का अंतर प्रवाह हुआ है, जिसमें 800 अरब डॉलर लगभग विकसित देशों में हुआ है और 658 अरब डॉलर विकासशील देशों में हुआ है। भारत की बात करें तो भारत में 2019 में एफडीआई का अंतर प्रवाह 51 अरब डॉलर हुआ है, जो कि 2018 से 21% अधिक है। अगर हम एफडीआई अंतर प्रवाह वाले टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर यूएसए है। अमेरिका में 246 अरब डॉलर का एफडीआई अंतर प्रवाह हुआ है और वो विश्व में नंबर 1 पर है। दूसरे पर चाइना है 141 अरब डॉलर के साथ और तीसरे पर सिंगापुर है। याद रखिएगा ये अंतर प्रवाह की बात है। अगर हम बात करें एफडीआई अंतर प्रवाह की तो भारत का स्थान इसमें 9वां है, 9th रैंक है भारत की, जबकि 2018 में इसकी 12वीं रैंक थी। अगर हम एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर जापान है, नंबर 2 पर यूएसए और नंबर 3 पर नीदरलैंड। यानी अंतर प्रवाह में टॉप पर अमेरिका और 9वें नंबर पर भारत, जबकि बाह्य प्रवाह में टॉप पर जापान है। ओके, अगला है विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में देशों की रैंकिंग। ये विश्व बैंक द्वारा 22 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विदेशों से धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश भारत है। भारत ने 2019 में लगभग 83.1 अरब डॉलर धन की प्राप्ति की है विदेशों से। 2019 में पूरे विश्व में धन का संप्रेषण लगभग 714 अरब डॉलर हुआ है। धन प्राप्त करने वाले शीर्ष टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर भारत ही है 83.1 अरब डॉलर के साथ, दूसरे नंबर पर चाइना है 68.4 अरब डॉलर और तीसरे पर मैक्सिको है 38.5 अरब डॉलर के साथ। ओके, लेकिन अगर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो शीर्ष धन प्राप्तकर्ता देश टोंगा है 37.6% और दूसरे नंबर पर हैती है 37.1%। ओके, अगला, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में वृद्धि हुई है। इसके आंकड़े हम लोग देखते हैं। ये वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए जारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत में एफडीआई निवेश 49.97 अरब डॉलर हुआ है, जो कि 2018-19 की तुलना में 12.6% अधिक है। भारत में एफडीआई में सर्वाधिक निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है लगभग 7.83 अरब डॉलर, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 7.67 अरब डॉलर, फिर ट्रेडिंग के क्षेत्र में 4.57 अरब डॉलर। ओके, भारत में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश है सिंगापुर 14.67 अरब डॉलर के साथ, दूसरे पर मॉरिशस और तीसरे पर नीदरलैंड है। ओके, अगली खबर है, भारत में अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक हुए हैं। देखिए पिछले इस साल काफ़ी सारे बैंकों का आपस में मर्ज हुआ, तो 10 बैंकों का आपस में विलय हुआ। 1 अप्रैल 2020 से ये विलय प्रभावी हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स का जो विलय हुआ है उसको देख लीजिए, पूछ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है, जबकि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। तो इस प्रकार अब कुल 12 सरकारी बैंक पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया में बचे हैं। ओके, अगली खबर है विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स सूची। देखिए विश्व के कुल अरबपतियों की इस सूची के अनुसार भारत विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या 2095 है, जिसमें टॉप 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, हमेशा की तरह नंबर 1 पर बने हैं। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स और तीसरे पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में टॉप मुकेश अंबानी हैं, 21वें स्थान पर हैं। ये गलत है,
ये 21वें स्थान पर है। इनकी कुल संपत्ति 74.6 अरब डॉलर है। इनकी कंपनी यानी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में 14 कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। ओके, और इसमें दो कंपनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है अबू धाबी की मुबाडाला कंपनी। अबू धाबी की मुबाडाला कंपनी, इसने जियो में 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है 9,094 करोड़ रुपए के साथ, जबकि गूगल ने 33,737 करोड़ के साथ 7.7% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी है। ओके, भारत में एसआरएस के आंकड़े देखते हैं। जन्म दर मृत्यु दर के नवीनतम आंकड़े, ये 10 मई 2020 को 2018 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट जारी हुई है। सबसे पहले हम लोग जन्म दर के आंकड़े देखते हैं। पूरे भारत में जन्म दर 20 है प्रति 1,000 बच्चों पर। ओके, सॉरी 20 है प्रति 1,000 लोगों पर 20 है जन्म दर, जिसमें शहरी क्षेत्र का जन्म दर 16.7 है और ग्रामीण क्षेत्र का 21.6 है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों में शीर्ष जन्म दर वाले राज्य, तो नंबर 1 पर बिहार है, नंबर 2 पर यूपी है। बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर केरल की है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में शीर्ष जन्म दर की बात करें तो मेघालय की सबसे ज़्यादा है छोटे राज्यों में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। वहीं छोटे राज्यों में सबसे कम जन्म दर की बात करें तो गोवा टॉप पर है और नंबर 2 पर नागालैंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च जन्म दर दादरा नागर हवेली की है। ओके, ये जन्म दर के आंकड़े हैं। मृत्यु दर के आंकड़े देखें तो ऑल इंडिया में 6.2 है 1,000 लोगों पर मृत्यु दर। शहर का 5.1 है, ग्रामीण का 6.7 है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों में शीर्ष मृत्यु दर की, तो बड़े राज्यों में शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर उड़ीसा। बड़े राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली में है। ओके, छोटे राज्यों में शीर्ष मृत्यु दर हिमाचल प्रदेश में है, जबकि छोटे राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर नागालैंड में है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष मृत्यु दर पुडुचेरी में है। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों को देखते हैं तो ये ऑल इंडिया में 32 है प्रति 1,000 पर, शहर में 34 और ग्रामीण में 36 है। बड़े राज्यों में शीर्ष शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु की दर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और नंबर 2 पर यूपी है। बड़े राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। छोटे राज्यों में शीर्ष शिशु मृत्यु दर अरुणाचल प्रदेश, जबकि छोटे राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर नागालैंड में है। ओके, ये सब आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 2013 से 17 के दौरान जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है। पुरुष की 67.8 वर्ष और महिला की 70.4 ईयर। ओके, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य केरल है, लगभग 75.2 वर्ष। सबसे कम जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की है 65 वर्ष। केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दिल्ली की है 74.7 वर्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को देखते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया गया, जो कि भारत की जीडीपी का 10% था। 12 मई 2020 को ये जारी किया गया था और इसमें आत्मनिर्भर भारत के कुल 5 स्तंभ बताए गए थे। पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा डिमांड और पांचवा डेमोग्राफी यानी जनांगिकी। और इस पैकेज में 4L पर जोर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है 4L कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इस पैकेज के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पहली घोषणा, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसके तहत 3 माह तक गरीबों को 10 किलोग्राम अनाज व 1-1 किलोग्राम दाल देने की बात कही गई थी और इसको नवंबर तक के लिए अभी हाल ही में आगे बढ़ा दिया गया है। महिला जनधन खातों में 3 माह तक 500 रुपये जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50-50 लाख का बीमा कवच। मनरेगा मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन इस अभियान के तहत की गई। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। विवाद से विश्वास योजना के तहत बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई। शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज छूट भी प्रदान की गई इस पैकेज में और केसीसी के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण भी प्रदान करने की बात इस पैकेज में की गई है। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ प्रमुख घोषणाएं थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं।
आगे बात करते हैं वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट 2020। ये भी अंकटाड द्वारा जारी होती है। 20 जनवरी 2020 को ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अनुसार 2019 में भारत में एफडीआई प्रवाह $49 बिलियन हुआ है। 2018 से इसमें 16% की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर एफडीआई प्रवाह $1.39 ट्रिलियन हुआ है और इसमें 1% की कमी आई है। शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश इसके अनुसार नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर सिंगापुर है और भारत का इसमें 8वां स्थान है। एफडीआई में सर्वाधिक वृद्धि जर्मनी में की हुई है 232% और सबसे ज़्यादा कमी हांगकांग में हुई है 48%। ओके। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 ये 10 जनवरी 2020 को जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान हरियाणा, केरल और कर्नाटक को मिला है। कुछ अन्य खबरें देखें। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको शुरू किया है। 2020-21 में भारत में सर्वाधिक गेहूं खरीद करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। लगभग 127 लाख मीट्रिक टन गेहूं इसने खरीदा है। युवाओं को भुगतान सक्षम बनाने के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया। किसने? फैमपे ने। भारत में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास खंड AHIDE ये इसकी स्थापना 1500 करोड़ रुपए की राशि से की जा रही है। 2018-19 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनी ONGC बनी। हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अब कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 को देखते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2020 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 प्रस्तुत किया गया। इस बार का बजट 3 विषय पर केंद्रित था। पहला, महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा, सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा, केयरिंग समाज यानी केयरिंग सोसाइटी। कुल 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट था और ये बजट 2019-20 से 12.7% अधिक था। बजट में अगर घाटों के अनुमान की बात करें 2020-21 में तो राजस्व घाटा जीडीपी का 2.7% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% और प्राथमिक घाटा 0.4% अनुमानित है। सब्सिडी इस बजट में 2,62,109 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए प्रदान किए गए हैं और सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य के लिए, दूसरे नंबर पर उर्वरक के लिए और तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम के लिए दी गई है। आयकर संरचना में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। 0 से 5 लाख वार्षिक आय वालों को छूट दी गई है। 5 से 7.5 लाख वालों को 10%, 7.5 से 10 लाख वालों को 15%, 10 से 12 लाख वालों को 20%, 12.5 से 15 लाख वालों को 25% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% आयकर यानी इनकम टैक्स देना होगा। ओके। एक नई योजना की शुरुआत की गई है, विवाद से विश्वास योजना। इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है? 31 मार्च 2020 तक कर विवादों को निपटाने के इच्छुक लोगों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ़ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विवाद से विश्वास योजना। ओके। रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% इस बजट में रखा गया है। इस बजट के कुछ अन्य प्रावधान देखिए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्री योजना की घोषणा की गई है। जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था की जाएगी। PM कुसुम योजना के द्वारा किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा और इससे लगभग 20 लाख किसान जुड़ेंगे। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC को 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। एक नई योजना, नई सागर मित्र योजना चलाई गई है जो तटीय क्षेत्र के मछली पालकों के लिए है और इस बजट में 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। तपेदिक यानी टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना की शुरुआत इस बजट में करने की बात की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्ष अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ का निवेश करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
5 पुरातात्विक स्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हरियाणा का राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, असम का शिवसागर, गुजरात का धौलावीरा और तमिलनाडु का आदिचन्नलूर, इसको प्रतिमान स्थल के रूप में विकसित करने की बात की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अहमदाबाद के लोथल में एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रति खाता धारक किया गया है। ओके, तो ये कुछ केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक समीक्षा को देखते हैं। 2019-20 की आर्थिक समीक्षा ये 31 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की गई। इस बार आर्थिक समीक्षा को प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किया गया था। इस बार की आर्थिक समीक्षा की थीम थी धन बनाना यानी वेल्थ क्रिएशन, और रंग इसका लेवेंडर था। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो जीडीपी यानी आर्थिक वृद्धि, भारत की जीडीपी 2019-20 में 5%, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे कम थी। 2020-21 में ये 6 से 6.5% अनुमानित है। धन सृजन व 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए भारत को निम्न उपाय करने होंगे। कौन कौन से वो उपाय हैं? बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना, इसे भरोसे का सहारा देना, व्यापार व निवेश अनुकूल नीतियां बनाना और समान अवसर देना। ये 4 उपाय 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने में मदद करेंगे भारत की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। 2014 में भारत में 70,000 नई कंपनियां थी, जबकि 2018 में 1,24,000 नई कंपनियां हो गई हैं, यानी लगभग 80% की वृद्धि हुई है 2014 से 18 के बीच में। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी का अनुमान भी इस आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। 2025 तक विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5% और 2030 तक लगभग 6% रहेगी। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां व 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां होंगी। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 10 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 461.2 अरब डॉलर था, जो कि मार्च में बढ़ गया है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। चालू खाता घाटा 2018-19 में जीडीपी का 2.1% था, जबकि 2019-20 में जीडीपी का 1.5% रह गया है। बात करें भारत के शीर्ष निर्यात स्थल, तो ये भारत के शीर्ष निर्यात स्थल 2019-20 में यूएसए नंबर 1 पर रहा, नंबर 2 पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और नंबर 3 पर चाइना रहा। जबकि भारत के शीर्ष आयात स्थल नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर संयुक्त अरब अमीरात रहा। भारत के शीर्ष 3 व्यापारिक साझेदारों को देखिए सबसे पहले 2019-20 से पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने उसको पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। शीर्ष आयात वाली मदों में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आयात कच्चे पेट्रोलियम का हुआ है, फिर सोने का और फिर पेट्रोलियम उत्पाद का, जबकि निर्यात भारत से पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर बहुमूल्य पत्थर और फिर औषधियों का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार गाँव में लगभग 76.7% और शहरों में 96% परिवारों के पास पक्के घर हैं। आर्थिक समीक्षा में जीबीए में विभिन्न क्षेत्र के योगदान की भी बात की गई है। जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 13.9% है, इंपॉर्टेंट है। उद्योग का 28.3% और सेवा क्षेत्र का 57.8%, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की। देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट 19 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुल 5,12,860.72 करोड़ रुपए का ये बजट था और पिछले बजट से 6.46% अधिक था, और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। इस यूपी के बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 2.97% बताया गया है, जबकि कर्ज उत्तर प्रदेश का जीडीपी का लगभग 28.8% है। उत्तर प्रदेश के बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना व युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो कि शुरू भी हो गई है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा हेतु 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये उत्तर प्रदेश के बजट में कहा गया है। लखनऊ में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अलीगढ़, आजमगढ़ व सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये हम बजट की बात कर रहे हैं।
प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की जाएगी, हुई है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान यूपी के बजट में किया गया है। कृषि के लिए 6176.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। तिलहन उत्पादन लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन, जबकि बीज वितरण लक्ष्य 61.43 लाख कुंटल रखा गया है। ओके, 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश द्वारा रखा गया है। बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट सौर उत्पादन की क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव है। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया गया है। मुरादाबाद में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर व भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के इस बजट में किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए जितनी धनराशियाँ आवंटित हुई हैं उसको देख लीजिए। 5 एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 5,060 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,240 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,690 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। ओके, चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश का बजट हुआ। अब उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान तीसरा है। सबसे ज़्यादा भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान है, दूसरे पर तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का 8.8% के साथ तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 66,512 रुपये है। राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत 2018-19 में लगभग 2.97% है। राज्य कर राजस्व में अगर हिस्सा देखें तो नंबर 1 पर जीएसटी का हिस्सा है 40%, दूसरे पर राज्य उत्पाद शुल्क है, तीसरे पर वैट है और चौथे पर स्टाम्प शुल्क है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ कहाँ पर है देखिए। गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पशुधन संख्या में, लेकिन कुक्कुट को छोड़कर, ओके, अगर कुक्कुट को मिला देते हैं तो इसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश का हो जाता है। ओके, दूध उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। आलू, आम, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यूपी में खाद्यान्न उपलब्धता 746.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पशुधन व कुक्कुट को मिलाकर सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2017-18 में 375 ग्राम है। ओके, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 375 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 359 ग्राम है। सर्वाधिक दूध प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 2018-19 में लगभग 50.56 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 2018-19 में लगभग 5,999 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 55.7% है। ओके ओके, चलिए आते हैं अगला, देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ये 30 दिसंबर 2019 को जारी है और ये इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। देश में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वर्तमान में 24.656% है। और अगर हम इसकी तुलना 2017 से करें तो 2017 की तुलना में 0.65% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। इससे पहले 2017 में जारी हुई थी और अब लेटेस्ट 2019 में जारी हुई है। ओके, वन आच्छादित क्षेत्र कुल 21.67% है, जबकि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 2.89 है। दोनों को मिलाएंगे तो 24.56% होगा। विश्व में सर्वाधिक वन वाले देशों में भारत 10वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा वन पूरे विश्व में रूस में पाए जाते हैं, प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ का है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन मिजोरम में है 85.41%, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघालय है। वहीं अगर हम बात करें 2017 से 19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है तो ये कर्नाटक में हुई है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में और तीसरे नंबर पर केरल में हुई है।
वन स्थिति रिपोर्ट में मैंग्रोव वनों के बारे में यानी कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के बारे में भी बताया गया है। कुल कच्छ वनस्पति क्षेत्र लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.15% है और 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर गुजरात है। मैंग्रोव कवर में लेकिन सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में ही हुई है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। देश में कुल कार्बन उत्सर्जित स्टॉक इस रिपोर्ट के अनुसार 7,124.6 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हुए। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं। ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभिलिखित वन क्षेत्र, यहाँ पर यूपी होना चाहिए, यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र 6.88% है, यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर है और इस 6.88% में आरक्षित वन लगभग 72.7%, संरक्षित वन 6.98% और अवर्गीकृत वन 20.2% है। यूपी में कुल वृक्षावरण 3.05% है, यानी 7,342 वर्ग किलोमीटर, जबकि कुल वनावरण की बात करें तो 6.15% है, यानी 14,805.6 वर्ग किलोमीटर। अब यूपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 9.2% है। सर्वाधिक वनावरण का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है, दूसरे नंबर पर खीरी और तीसरे नंबर पर मिर्जापुर है, जबकि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल संत रविदास नगर, जिसको पहले भदोही के नाम से जाना जाता था, उसमें है और दूसरे नंबर पर मयू, तीसरे नंबर पर मैनपुरी है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र में है, नंबर 2 पर चंदौली, नंबर 3 पर पीलीभीत, और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से संत रविदास नगर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मैनपुरी और नंबर 3 पर देवरिया है। ओके, तो ये कुछ वनों से संबंधित, वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित भारत और उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा क्षेत्र के आंकड़े देखें तो 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 371.97 गीगावाट है, जिसमें सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा का स्थान है लगभग 62.2%, इसके बाद अक्षय ऊर्जा 23.7%, फिर पन बिजली 12.3% और फिर न्यूक्लियर ऊर्जा 1.8%। अगर हम बात करें ऊर्जा घाटा 2018-19 में तो ये 0.6% है, जबकि मुख्य घाटा 2018-19 में 0.8% है। भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य 2022 तक कितना रखा है, 175 गीगावाट, और इस 175 गीगावाट में सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु पनबिजली ऊर्जा से 5 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा क्षमता वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। सौर ऊर्जा की क्षमता वाला शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार अगर कुल क्षमता की बात करें तो 356.1 गीगावाट है और ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 31 जुलाई के, तो दोनों में से कोई आए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, पर्यटन क्षेत्र के आंकड़ों को देखते हैं। 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन 10.89 मिलियन हुआ है लगभग, जो कि पिछले वर्ष से 3.2% की वृद्धि को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा 1.24% है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान 25वां है। भारत में अगर हम बात करें कि किस देश से शीर्ष पर्यटक आगमन हुआ है तो वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं भारत में, फिर अमेरिका और फिर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। आगे बढ़ते हैं, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट को देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पशुधन आबादी 535.76 मिलियन है। ओके, और ये 2012 की तुलना में 4.82% अधिक है। अगर हम बात करें भारत में कुल मवेशियों की तो भारत में कुल मवेशियों की संख्या लगभग 193.46 मिलियन है, जो कि पिछले गणना के मुकाबले 1.34% ज़्यादा है। मादा मवेशी यानी गाय की बात करें तो गायों की संख्या 145.91 मिलियन है, जो कि पिछले के मुकाबले 18.6% ज़्यादा है। पशुधन संख्या में शीर्ष राज्यों की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन संख्या उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1 पर है, फिर राजस्थान में और फिर मध्य प्रदेश में है।
आगे बढ़ते हैं, कृषि संगणना 2015-16 की बात करते हैं। कृषि संगणना 2015-16 इस सीरीज की 10वीं संगणना है। इसके अनुसार 2015, देखिए 2015-16 में ये हुई थी और 2015-16 के आंकड़े हैं। ओके, 2015-16 में भारत में क्रियाशील जोतों की संख्या 146.45 मिलियन है और यही लेटेस्ट है, ये मत सोचिएगा कि ये पुराना है। भारत में 2015-16 में क्रियाशील जोतों की संख्या 146.45 मिलियन है और ये 2010-11 की तुलना में 5.86% ज़्यादा है। परिचालित क्षेत्र का हिस्सा 157.82 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन इस परिचालित क्षेत्र के हिस्से में पिछले के मुकाबले कमी आई है। कितनी कमी आई है? 1.11% की कमी आई है। क्रियाशील जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रियाशील जोतों का सर्वाधिक औसत आकार किस राज्य में है? नागालैंड में है, 4.87 हेक्टेयर, जबकि सबसे कम केरल में है, 0.18 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 0.73 हेक्टेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महिला क्रियाशील जोत धारक का प्रतिशत 13.96% है। परिचालित क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा 11.72% है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की संख्या वाले राज्यों में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बिहार है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्रियाशील जोत धारक की संख्या है। परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और नंबर 3 पर यूपी है। क्रियाशील जोतों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि इस कार्यकाल में या इस वर्षों में किस में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, 12.7%। ओके, तो ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेशम उत्पादन आंकड़ों को देखते हैं। रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है विज्ञान में, साइंस में। ओके, देखिए अगर हम बात करें कुल रेशम, क्योंकि रेशम की कई सारी वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम सभी को मिलाएं तो कुल रेशम उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पर है कर्नाटक, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर असम एवं बोडोलैंड। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इसकी अलग अलग किस्मों की तो शीर्ष सहतूत रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। टसर रेशम की हम बात करें, टसर रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है और नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है। ईरी रेशम सबसे ज़्यादा असम और बोडोलैंड में होता है, दूसरे नंबर पर मेघालय है। और मूगा रेशम भी असम और बोडोलैंड में सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे नंबर पर मेघालय है। लेकिन अगर हम इन चारों का ओवरऑल अध्ययन करें तो नंबर 1 पर कर्नाटक है। तो इन चारों को भी अलग अलग और कुल मिलाकर भी पूछता है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें सब इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैं वैसे बता ही रहा हूँ इस पूरे वीडियो में, सब कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ भी मत छोड़िएगा। भारत में गरीबी के आंकड़े देखते हैं। देखिए भारत में गरीबी के आंकड़े 2 लोगों ने दिए हैं, एक रंगराजन समिति ने दी थी और दूसरा तेंदुलकर समिति ने दी थी। दोनों के अनुसार हम देखेंगे और ये 2011-12 में दिए गए थे। भारत में गरीबी अनुपात रंगराजन के अनुसार 29.5% है, जबकि तेंदुलकर के अनुसार 21.9% है। सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर 39.93% गरीब लोग रहते हैं। न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य अंडमान निकोबार है, 1% और उसके बाद गोवा है 5.09%। राज्यों की बात करेगा तो गोवा है, क्योंकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या कहाँ रहती है? ये प्रतिशत के अनुसार नहीं है, जनसंख्या के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में रहती है, दूसरे नंबर पर बिहार में और तीसरे पर मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गरीबी की स्थिति अगर देखें तो रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार 39.8% लोग उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, जबकि तेंदुलकर समिति 29.4% कहती है कि उत्तर प्रदेश में 29.4% लोग गरीब हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर क्यों आता है परसेंटेज में? क्योंकि दोनों के आंकड़े गरीबी मापने के अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है स्पेशली कि रंगराजन के अनुसार, तेंदुलकर के अनुसार, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 972 रुपये और शहरी व्यक्ति 1407 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, यानी इससे कम वाले ही गरीब माने जाएंगे, ये रंगराजन रिपोर्ट कहती है। ओके, भारत में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या वर्तमान में 60.3% है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिवहन के क्षेत्र के आंकड़ों को देखते हैं। 2019-20 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क 58.98 लाख किलोमीटर है और ये विश्व में दूसरा है। नवंबर 2019 तक 56.96 किलोमीटर सड़क बनाने में प्लास्टिक कचरे का प्रयोग किया गया है।
2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में 25% कमी का लक्ष्य सड़क परिवहन मंत्रालय ने रखा है। 2018 में सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में अगर वृद्धि की बात करें तो 2.37% मृत्यु दर में वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में। जुलाई 2020 में रेलवे द्वारा सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया गया। कौन सी ट्रेन है? वो शेषनाग ट्रेन है। 2.8 किलोमीटर लंबी है, 251 इसमें डिब्बे हैं। नागपुर से कोरबा तक इसका संचालन किया गया। ओके, चलिए बैंकिंग क्षेत्र के आंकड़ों को देखते हैं। देखिए 6 अगस्त 2020 को आरबीआई द्वारा नई मौद्रिक नीति जारी की गई। ये मौद्रिक नीति के आंकड़े इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें जो पिछली मौद्रिक नीति थी उसके मुकाबले सबको अपरिवर्तित ही रखा गया है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो देख लीजिए रेपो दर 4% रखी गई है, रिवर्स रेपो दर 3.35% रखी गई है, बैंक दर 4.25% रखी गई है, CRR 3% और SLR 18% इस मौद्रिक नीति में रखी गई है। 15वें वित्त आयोग को देख लेते हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को दी थी 2020-21 के लिए। अंतिम रिपोर्ट इस वित्त आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक देनी है और ये रिपोर्ट 2021 से 26 तक की अनुशंसाओं पर आधारित रहेगी। इस रिपोर्ट में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% रखने की बात की गई है, जबकि 14वें रिपोर्ट में ये 42% थी, यानी 1% की कमी इस आयोग ने कहा है करने के लिए। राज्यों की हिस्सेदारी में 1% की कटौती किस राज्य के हिस्से के बराबर है? जम्मू कश्मीर के 0.85%। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व GDP का कितना परसेंट है? 17.5% है। अन्य प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या के आंकड़े नए आए हैं। जुलाई 2020 तक पूरे विश्व की जनसंख्या 7,795 मिलियन थी और इसमें 1.1% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2020 में 73 वर्ष है। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि इसके अनुसार 1380.7 मिलियन हुई है और ये 1% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। भारत की जीवन प्रत्याशा 2020 में 70 वर्ष है। 2020 में वैश्विक प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला रही, जबकि 2020 में भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है और ये भारत के भी आंकड़े हैं। 2.2 भारत में इस समय वर्तमान में प्रजनन दर चल रही है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा। आगे बात करें, भारत की 7वीं आर्थिक गणना शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत त्रिपुरा से हुई है 29 जुलाई 2019 से। इसको मैंने बता दिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना भी त्रिपुरा में की जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? त्रिपुरा में। देखिए अभी हाल ही में 20 सितंबर को भारतीय GDP के अनुमान के आंकड़े आए हैं NSO द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए GDP में अनुमान 20 सितंबर को जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि स्थिर मूल्य पर GDP अनुमान 26.9 लाख करोड़ रुपए रहेगी और ये 2019-20 में 35 लाख करोड़ थी, यानी पहली तिमाही में 23.9% की कमी यानी संकुचन दिखाई गई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा हुआ है कि भारत की GDP में कमी आई है 23.9% की, तो याद रखिएगा। वर्तमान मूल्य पर इसमें GDP अनुमान 38.08 लाख करोड़ का बताया गया है, जबकि 2019-20 में 49.18 लाख करोड़ रुपए था, तो यानी इसमें कमी आई है। ओके, तो इतने महत्वपूर्ण आंकड़े थे। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भी अभी करंट अफेयर्स बाकी हैं जो मैं आपको करवाता रहूँगा। इसके अलावा भूगोल की सीरीज और भी अन्य चीज़ें आपको हमारे चैनल पर दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। इसके अलावा GS नोट्स कंप्लीट हर एग्ज़ाम के लिए हमारे पास उपलब्ध है। GS की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स अगर आप लास्ट समय में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। उसके लिए आपको 9451900992 पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर। तो वहाँ पर आपको जो भी नोट्स चाहिए, चाहे GS की चाहिए, हिंदी की चाहिए, करंट की चाहिए, कंप्लीट चाहिए, सब आपको मिलेगी। ओके, नमस्कार।